आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय की। इसका इतिहास जितना शानदार है उतना ही अव्यवस्थित और अविश्वसनीय रूप से उन्नत भी। ये एक ऐसा विषय है जो प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी सारी पुरानी धारणाओं को बिल्कुल पलट कर रख देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि प्राचीन साम्राज्यों का निर्माण कैसे हुआ और उनके वास्तुकारों, महान चिकित्सकों और दार्शनिकों ने अपना काम आखिर सीखा कहां से? जब भी हम भव्य महलों और विशाल सेनाओं की बात करते हैं तो अक्सर ये भूल जाते हैं कि इन सब के पीछे एक बेहद मजबूत शैक्षिक नींव भी हुआ करती थी। यहाँ इतिहास का पैमाना लिटरली हैरान करने वाला है। इस इंटेलेक्चुअल हब की स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। जरा इमेजिन कीजिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यताएं बस आकार ही ले रही थीं, तब ये ज्ञान का केंद्र पूरी तरह से काम कर रहा था, बिल्कुल टॉप नॉच। सिंधु नदी के तट के पास स्थित ये जगह प्रमुख एशियाई व्यापार मार्गों के बिल्कुल सेंटर में थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि ये हखामनी साम्राज्य के तहत हिंदूश प्रांत की राजधानी हुआ करती थी। और हाँ, बौद्ध जातक कथाओं में भी इसका जिक्र मिलता है कि अरुणी और उनके पुत्र श्वेतकेतु जैसे लोगों ने यहीं अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। सेक्शन 1, प्राचीन आइवी लीग, उम्मीदों से बिल्कुल अलग। चलिए समझते हैं कि आखिर ये किस तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। अब सबसे मजेदार बात यह है कि आज की मॉडर्न यूनिवर्सिटीज या बाद के नालंदा विश्वविद्यालय की तरह तक्षशिला में कोई ऑफिशियल कॉलेज मेंबरशिप या सेंट्रलाइज्ड हॉस्टल नहीं थे। यहाँ स्वतंत्र विचारकों और शिक्षकों का एक शानदार डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क था। कोई बड़ी चारदीवारी नहीं थी, बल्कि ज्ञान पूरे इलाके में खुले रूप से बिखरा हुआ था। सेक्शन 2, गुरुकुल प्रणाली के अंदर तक्षशिला की कार्यप्रणाली। अब देखते हैं कि इस डिसेंट्रलाइज्ड माहौल में आखिर पढ़ाई होती कैसे थी। सर जॉन मार्शल द्वारा की गई खुदाई से पता चलता है कि शुरुआत में ये मुख्य रूप से 500 से अधिक मंदिरों के साथ जैन शिक्षा के एक केंद्र के रूप में शुरू हुआ था। पर धीरे धीरे ये सिस्टम एक्सपैंड हुआ और एक विशाल ब्रह्मांडवादी और बौद्ध स्कॉलरशिप सेंटर बन गया। यहाँ छात्र अपने गुरु के पास रहकर हर चीज को गहराई से सीखते थे। और ये टेबल यहाँ के सिलेबस की अविश्वसनीयता विविधता को दिखाती है। एक छात्र यहाँ हाई लेवल लॉजिक और भाषा विज्ञान से लेकर तीरंदाजी और सैन्य विज्ञान तक सब कुछ सीख सकता था। यानी धर्म और विज्ञान के बीच कोई दीवार नहीं थी, दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाता था। सेक्शन 3, साम्राज्यों का चौराहा, उथल पुथल के बीच विकास। तक्षशिला किसी शांत बुलबुले में नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स के बिल्कुल सेंटर में था। अपनी लोकेशन के कारण ये शहर एक जबरदस्त कॉस्मोपॉलिटन हब बन गया था। यहाँ भारतीयों, फारसियों, यूनानियों और शकों का एक ऐसा मेल्टिंग पॉट बन गया जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। अलग अलग संस्कृतियों के मिलने से यहाँ विचारों का एक बेजोड़ संगम तैयार हुआ। तो क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि ये विश्वविद्यालय सत्ता के लगातार और चक्करदार बदलावों के बावजूद न सिर्फ सर्वाइव करता रहा बल्कि अडाप्ट भी हुआ। ये मौर्यों और यूनानियों के तहत खूब फला फूला और अंत में 5वीं शताब्दी में हूणों द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। इतनी राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भी शिक्षा का काम निर्बाध रूप से चलता रहा। सेक्शन 4, महान शिक्षक और पूर्व छात्र, प्राचीन ड्रीम टीम। अब वक्त है इतिहास के उन एब्सोल्यूट हैवीवेट्स पर एक नजर डालने का जो इन्हीं रास्तों पर चले थे। सबसे पहले आते हैं महान वैयाकरण पाणिनि, जिन्होंने भाषा विज्ञान को पूरी तरह से व्यवस्थित किया। उनका नाम इस अविश्वसनीय रूप से जीवंत बौद्धिक नेटवर्क के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उनकी रचित अष्टाध्यायी आज भी लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में एक मास्टरपीस मानी जाती है। और हाँ, लेजेंडरी चाणक्य ने यहीं शिक्षा दी थी। वो अपने स्टूडेंट चंद्रगुप्त मौर्य को यहां लाए थे, जिसने 8 साल तक सैन्य विज्ञान की पढ़ाई की। ये वही दौर था जब इस युवा विश्व के सम्राट ने पंजाब अभियान के दौरान सिकंदर महान से भी मुलाकात की थी। इसी शिक्षा ने उस साम्राज्य की नींव रखी जिसने पूरे भारतवर्ष को एकजुट किया। मेडिकल साइंस की बात करें तो आयुर्वेद के प्रमुख विद्वान चरक, इन्होंने न सिर्फ तक्षशिला में पढ़ाई की बल्कि अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग चिकित्सा पद्धति का अभ्यास और विकास भी यहीं किया। इस प्राचीन रोस्टर में बुद्ध के निजी चिकित्सक जीवक और अंगुलीमाल भी शामिल हैं। अंगुलीमाल एक ऐसा छात्र था जिसकी तेज प्रगति देखकर उसके साथियों में इतनी भयानक ईर्ष्या पैदा हो गई कि उन्होंने उसे गुरु की पत्नी को बहकाने के झूठे आरोप में फंसा दिया। मतलब सोचिए, उस प्राचीन काल में भी अकादमिक प्रतिद्वंद्विता और ड्रामा बिल्कुल आज जैसा ही था। सेक्शन 5, पतन और विरासत, एक युग का अंत। इतने इमेंस नॉलेज और महान हस्तियों के बावजूद तक्षशिला का अंत बड़ा ही ट्रैजिक हुआ। 5वीं शताब्दी ईस्वी में तोरमाड़ के नेतृत्व में हूणों द्वारा नष्ट किए जाने के बाद तक्षशिला की गतिविधियां पूरी तरह से हमेशा के लिए बंद हो गईं। एक समय जो जगह ज्ञान से गूंजती थी वहां सिर्फ खामोश खंडहर बचे रह गए। इन्हीं रुइंस को आखिरकार 1980 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो आखिर में इस एक्सप्लेनेशन से एक बहुत ही गहरा सवाल निकल कर आता है। अगर एक इतना वाइब्रेंट बौद्धिक केंद्र सिकंदर महान के हमले से बच सकता है लेकिन हूणों के आगे गायब हो जाता है, तो यह मानवीय ज्ञान की फ्रेजिलिटी के बारे में हमें क्या बताता है? ज्ञान को संरक्षित करने के लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होती है। और ये कहानी इस जिज्ञासा को जगाती है कि समय की रेत में ऐसी और कितनी प्राचीन विजडम खो चुकी होगी जिसे खोजना